पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, वर्तमान में ज्ञान विज्ञान के जगत में जो तेजी से प्रगति हो रही है, उसके साथ मेल कराने के लिए हिंदी भाषा को काफ़ी सीमा तक उदार होना ज़रूरी है। इतना उदार कि किसी भी आंचलिक भाषा में जो उपयुक्त शब्द उपलब्ध हैं उसे अपने अंदर समेट लें। इसमें एक तो लाभ यह होगा कि बाकी भाषाओं के लोग जब यह अनुभव करेंगे कि उनकी भाषाओं के शब्द भी हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं, तो उनमें राष्ट्रीय अखंडता की चेतना बनी रहेगी और हिंदी अधिक से अधिक व्यापक होती जाएगी। अवश्य ही इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाएं काफ़ी हद तक कार्य कर सकती हैं, परंतु इसके लिए एक अखिल भारतीय भाषा समन्वय विभाग की निगरानी में अपने ही आंचल की स्वायत्तता संस्था के अधीन कार्य करना जरूरी है, जो उन अटपटे शब्दों का चयन करे तथा उनके वैकल्पिक शब्दों को आंचलिक भाषा से ढूंढे और उनको प्रयोग करने में अधिक से अधिक प्रयास करे। बहुत से अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में प्रयोग तो पहले से ही किया जाता रहा है। हिंदी के विस्तार और प्रगति में हमें संस्कृत का पुनः विस्तार भी करना होगा, जो भारतीय अखंडता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। बहुत सी दक्षिणी भारतीय भाषाओं में संस्कृत का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। यदि हिंदी को अधिक से अधिक विस्तृत भाषा बनाना है, तो संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर हम भारतीय भाषाओं का समन्वय कर पाएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया है कि किसी भी आंचल को स्वायत्तता देने में स्थानीय बोलियां कहीं कुछ पीछे साहित्य के गौरव के अनुरूप उठ खड़ी होती हैं और साहित्य रचना का साधन तथा लोक संस्कृति का माध्यम बन जाती है। परंतु यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि मूल अर्थात संस्कृत के साथ इन भाषाओं की श्रृंखला एकाएक टूट नहीं जाती। आंतरिक चेतना में तो ये भिन्न भाषाएं संस्कृत के ही अलग अलग विकास हैं, परंतु बाह्य चेतना में भी इसका संयोग तथा प्रयोग बनाए रखना आवश्यक है। अर्थात मूल के साथ जुड़ने के लिए हमेशा भिन्नताओं को एक विपरीत स्रोत की भी आवश्यकता होती है। संस्कृत का प्रसार इसलिए भी ज़रूरी है कि यह भाषा मूल रूप से सब भाषाओं की जननी है। राष्ट्र तब तक स्वतंत्र नहीं कहला सकता जब तक वह दूसरे राष्ट्र की भाषा का परित्याग नहीं कर देता। महोदय, आप जानते ही हैं कि अब तक जो शरणार्थी आए हैं उन सबको हम बसा चुके हैं। यद्यपि हमारा देश गरीब है और बाहर से भी हमें बहुत थोड़ी मदद मिली है, फिर भी हमने शरणार्थियों को बसाया है। जब धीरे धीरे हमारी सुरक्षा को खतरा बढ़ने लगा तो हमें इसकी चिंता हुई। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल की सीमा पर हमारी ओर सीमा सुरक्षा बल था और पूर्वी बंगाल की ओर पूर्वी बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स। लेकिन
इसने अपना नाम बदल दिया और मुक्ति वाहिनी नाम रख लिया। इसी समय पाकिस्तान ने अपनी तैनात सेनाओं को हमारी सीमाओं की तरफ बढ़ाकर तैनात कर दिया। पश्चिम में ये कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा की ओर बढ़ आईं। जब पाकिस्तान की सेनाएं कश्मीर की सीमा पर पहुंच गईं तो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यवेक्षकों का ध्यान इस तरफ खींचा। उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान की सेनाएं प्रशिक्षण अभ्यास कर रही हैं। इस पर कौन विश्वास कर सकता था? क्या वह देश जो पाकिस्तान के 3 आक्रमणों का शिकार बन चुका हो, इस पर विश्वास कर सकता था? हमारे देश की सुरक्षा को खतरा बढ़ता गया, लेकिन फिर भी हमने 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। 10 दिन के बाद हमने भी अपनी सेनाएं सीमा की ओर बढ़ाईं। जब तक हमने अपनी सेनाएं अपनी सीमाओं की तरफ नहीं बढ़ाईं, छोटे बड़े किसी भी देश ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि पाकिस्तान की सेनाएं सीमाओं पर पहले से ही मौजूद थीं। उन्हें हमारे देश की सुरक्षा को उत्पन्न खतरे की कोई चिंता नहीं थी और ना ही इस बात की कि उन्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। कोई इस बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन जब हमारी सेनाएं आगे बढ़ीं, किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं, अपने ही क्षेत्र में, तो संसार की कुछ शक्तियों ने शोर मचाना शुरू किया कि शांति खतरे में है और दोनों की अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटा लेनी चाहिए। तो क्या हम इसे मान सकते थे, जिसमें जिम्मेदारी की भावना है? ऐसी कोई सरकार, मंत्री या अफसर देश और इसकी सीमाओं की सुरक्षा खतरे में नहीं डाल सकता था। पाकिस्तान की सेनाएं हमारी सीमाओं की तरफ क्यों बढ़ीं और क्या इससे हमारी सुरक्षा को खतरा नहीं पैदा हुआ? यदि हम अपनी सेनाओं को हटाते हैं तो इसके लिए क्या प्रबंध है? महोदय, यह चीज़ इन सुंदर और ओजस्वी साहित्य में से प्रत्येक पर भिन्न भिन्न छाप लगा देती है, जो एकता में भी समृद्ध विविधता का स्रोत है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति जितने अच्छे तरीके से अपनी मातृभाषा में कर सकता है, उतनी अन्य भाषा में नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत एक अखंड राष्ट्र है, फिर इसमें विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का समन्वय कैसे किया जाए, जिसमें प्रत्येक देशवासी को यह अनुभव हो सके कि हम भिन्न भिन्न आंचलिक भाषाओं के बोलने वाले एक ही माला में पिरोए हुए मोती हैं। हमारी अपनी पारंपरिक पहचान भी रहे तथा इसके साथ ही हम सभी एक ही विशाल तरु पर रहने वाले भिन्न भिन्न बोलियों में बोलने वाले पक्षियों की भांति प्रेम से रहें। लगता है कि संविधान निर्माताओं ने यह बात गहराई से अनुभव की होगी। प्रशासन की सुविधा के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी इस भाषा की व्यापकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया। इसलिए संविधान निर्माताओं ने पहले से ही धीरे धीरे अंग्रेजी से भारतीय भाषा में
परिवर्तित करना शुरू कर दिया। हिंदी भाषा का प्रारंभिक रूप में अंग्रेजी का स्थान लेना असंभव सा था। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।